नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का एग्ज़ाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। जैसा आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पुनः परीक्षा के लिए हिंदी की 2 सेट डेली कंप्लीट करवाने की मैं कोशिश करता हूं। तो मेरे प्यारे भाई ये आज की अगले वीडियो है। चलिए इस प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। इसमें जितने भी आपके इंपॉर्टेंट सवाल दिए गए हैं हिंदी के, वो सारे इंपॉर्टेंट सवाल आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इसके पहले की जितनी भी क्लास हुई, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार आप चैनल की प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। आपको इसके पहले की सभी वीडियोज आसानी से मिल जाएंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो की शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1 आपके सामने है। सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है। देखिए मैं एक बात आपको और बता दूं कि जो भी सवाल हैं ये मेरा टारगेट होता है कम समय में कंप्लीट करवाना। इसी वजह से मैं जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपके क्वेश्चंस को कंप्लीट करवाने की कोशिश करता हूं। तो पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ए जो है आपका ये एक संयुक्त स्वर है। सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये जो है आपका ये अ धन ए से मिलकर बना हुआ है, तो ये आपका संयुक्त स्वर हो जाएगा। डी उत्तर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट वाले आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग इसमें से कहाँ किया जाता है। देखिए अल्प विराम का चिन्ह किस तरीके से होता है, अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे। अल्प विराम जो है कुछ इस तरीके से होता है, जिसे आप अंग्रेजी में कॉमा बोलते हो। तो ये वाक्य के शुरू में होता है, और वाक्य के मध्य में जहाँ बहुत कम ठहराव हो। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। वाक्य के मध्य में जहाँ बहुत कम ठहराव हो वहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। मेरे प्यारे भाई अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा दीजिएगा, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। राम, रामचरितमानस और गंगा, ये जो है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। देखिए कृष्ण, कामायनी ये तो है लेकिन मिठास नहीं है। लखनऊ और बुढ़ापा ये जो है ये भी नहीं, बुढ़ापा नहीं है और आम भी नहीं है। ममता, वकील और पुस्तक नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पे वकील भी नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले, वह एक अच्छा छात्र है। वाक्य में संकेतवाचक सर्वनाम कौन सा है। वह एक अच्छा छात्र है, इसमें संकेतवाचक सर्वनाम कौन सा है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। वह जो है आपका एक संकेतवाचक सर्वनाम हो जाएगा। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग हुआ है, वो कौन सा। लड़का भजन गा रहा था, मैंने उसको बुलाया, वह सुंदर लड़का आया, उसने भजन नहीं सुनाया। इसमें से विशेषण का प्रयोग किस में हुआ है। देखिए अगर कहा जाए विशेषण का प्रयोग किस में हुआ है तो सुंदर आपका ये विशेषण हो जाएगा। तो वह सुंदर लड़का आया, इसमें आपका विशेषण का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाला वाक्य नहीं है, मतलब इसमें कौन सा है जिसमें सकर्मक क्रिया नहीं है। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर सकर्मक क्रिया नहीं है तो मतलब अकर्मक क्रिया किस में है। तो देखिए अकर्मक क्रिया जो है किस में है मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन नंबर 6 समझने की कोशिश कीजिएगा। लड़का सोता है, इसमें आपका अकर्मक है, यानी ये सकर्मक नहीं है। डाकिया पत्र लाया, क्या लाया, इसमें क्या का जवाब मिल गया, तो ये आपका सकर्मक है। सीमा ने गाना गाया, क्या गाया, गाना। सिपाही ने चोर को पकड़ा, क्या पकड़ा, चोर। तो यहाँ पे अगर कहा जाए लड़का सोता है, ये जो है आपका ये सकर्मक नहीं, ये आपका अकर्मक है। तो यहाँ पे राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा डी आंसर। नेक्स्ट है, उन्होंने पूर्णतया समर्थन किया है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। उन्होंने पूर्णतया समर्थन किया है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा सी आंसर, परिमाणवाचक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, परिमाणवाचक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को अलग कीजिए, मतलब इसमें स्त्रीलिंग शब्द किसमें दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 8 समझने की कोशिश कीजिएगा, किसमें स्त्रीलिंग है ये आपसे पूछ रहा है। अब देखिए, अगर यहाँ पे बात की जाए तो हुलास ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा, हमला होता है, हवाला दिया जाता है, हरकत कहते हैं ना तुम्हारी हरकत अच्छी नहीं है, तो यहाँ पे हरकत जो है आपका ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका वी आंसर। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है। इसमें से कौन सा शब्द ऐसा है कि जो दोनों वचनों में समान रहता है। राइट उत्तर हो जाएगा वी आंसर आपका सरसों। सरसों जो है आपका ये दोनों वचनों में समान रहता है। बाकी अगर कथा की बात की जाए तो कथा का बहुवचन कथाएं हो जाएगा, तो कथा का बहुवचन कथाएं हो जाएगा। लता का लताएं हो जाएगा, लता का लताएं हो जाएगा। और कुटी का कुटियाँ हो जाएगा, तो कुटी का कुटियाँ हो जाएगा। यहाँ पे सरसों जो है सदैव बहुवचन और एक वचन दोनों में एक समान ही रहता है, तो बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इसमें से कौन सा प्रकार वर्तमान काल का नहीं है। इसमें से कौन सा प्रकार वर्तमान काल का नहीं है। अब देखिए, सामान्य वर्तमान काल होता है, संभाव्य वर्तमान काल भी होता है और तत्कालिक वर्तमान काल भी होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये जो आसन्न भूत दिया गया है ये वर्तमान काल नहीं बल्कि भूतकाल का एक प्रकार है। तो ये आसन्न भूतकाल मतलब भूतकाल की वह घटना जो हाल ही में घटित हुई हो उसे हम आसन्न भूतकाल कहेंगे। तो यहाँ पे आसन्न भूतकाल जो है वर्तमान काल का नहीं है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, इस वाक्य में किस वाच्य का प्रयोग किया गया है। उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है। राइट उत्तर हो जाएगा कर्मवाच्य है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा कर्मवाच्य। उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, इस वाक्य में कर्मवाच्य दिया गया है। जिस वाक्य में वाच्य बिंदु कर्ता ना होकर के कर्म हो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। इसमें से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटना है। क्वेश्चन नंबर 12। राइट उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ये आंसर हो जाएगा मोहन को जाना है। देखिए मेरे प्यारे भाई, इस वाक्य में को ने का से दे रहा है, यहाँ पे कर्ता कारक होगा। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर। तो मोहन को जाना है, राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर। अंगोछा शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा। सॉरी, अंगोछा किसका तद्भव शब्द है, मतलब अंगोछा का तत्सम आपको बताना है। अंगोछा का तत्सम क्या होगा, अंगोछा का तत्सम क्या होगा, इसका आंसर आप बताएंगे। अंगोछा का जो तत्सम होता है ये होता है अंग प्रोच्छा, अंग प्रोंछा। राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अंगोछा का जो तत्सम होता है ये अंग प्रोंछा होता है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्न में से किस निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प है। उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प इसमें से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, अगर यहाँ पे बात की जाए तो जो व्याधि है ये आपका वी उपसर्ग इसमें प्रयोग किया गया है, तो ये आपका व्याधि जो है ये उपसर्ग से बना शब्द है। तो डी उत्तर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित शब्द में से प्रत्यय ज्ञात कीजिए। रनिवास में प्रत्यय आपको बताना है क्या होगा। रनिवास में प्रत्यय आपको बताना है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15। रनिवास में प्रत्यय आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, रनिवास में अगर मैं बात करूं तो वास प्रत्यय हो जाएगा, रनि आपका मूल शब्द हो जाएगा, तो ए आंसर राइट हो जाएगा आपका वास। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो अब आपको यही बताना है कि आवर्तक का विलोम या फिर विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, बताइए राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा आपका आवर्तक का विलोम अनावर्तक हो जाएगा। वी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मैं प्रवर्तक की बात करूं तो इसका अप्रवर्तक होगा, यानी इसमें अय लग जाएगा तो ये विलोम हो जाएगा इसका। आवृत्ति की बात करूं तो इसका जो विलोम हो जाएगा ये अनावृत्त हो जाएगा, अनावृत्त हो जाएगा। और जो यहाँ पे आवर्तक दिया गया है ये हो जाएगा आपका अनावर्तक। प्रकर्षक का हो जाएगा, ये हो जाएगा अकर्षक। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा शब्द आसक्त का विलोम है। आसक्त का विलोम आपको बताना है 17 नंबर। राइट उत्तर हो जाएगा अनासक्त। आसक्त का विलोम अनासक्त हो जाएगा। अधम की विलोम की बात की जाए तो अधम का जो होता है ये उत्तम होता है।
इसके अलावा जो निमग्न दिया गया है इसका विलोम की मैं बात करूँ तो इसके अमग्न होगा, अमग्न। निरुत्साह जो है इसका अगर मैं विलोम बात करूँ तो ये उत्साह हो जाएगा, निरुत्साह का उत्साह हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, किनारा का पर्यायवाची शब्द किसमें कौन सा नहीं है? इसमें से कौन सा जो है वो किनारा का पर्यायवाची नहीं है? क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए अगर मैं बात करूं तो तट, तीर और मुहाना ये जो है किनारे के पर्यायवाची हैं, लेकिन कर जो है किनारे का पर्यायवाची नहीं है। कर जो है किसका, ये लगान का पर्यायवाची है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, डी उत्तर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जलावृष्टि के कारण चारों ओर हरियाली छा गई, वाक्य में रेखांकित शब्द की जगह कौन सा पर्यायवाची शब्द उपयुक्त हो सकता है? मतलब जलावृष्टि के समय जो जलावृष्टि है इसके स्थान पर हम क्या लगाएं कि वाक्य जो है इसके अर्थ ना बदलें और वाक्य का जो यहाँ पे जलावृष्टि है ये हट भी जाए। समझिएगा क्वेश्चन नंबर 19, राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा वर्षा। तो यहाँ पे जलावृष्टि ना होकर के अगर हम वर्षा शब्द लगा दें तो ये हो जाएगा वर्षा के कारण चारों ओर हरियाली छा गई। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका वर्षा। ठीक है, इसके अलावा बरसात भी आप बारिश, वृष्टि, जलावरण, मेघ या फिर कहा जाए पावस, ये सभी आप लगा सकते हैं। तो बी उत्तर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द एक अनेकार्थी शब्द है? क्वेश्चन नंबर 20, अनेकार्थी शब्द इसमें से कौन सा है? राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अंक। अंक जो है आपका ये अनेकार्थी है, क्योंकि इसके अर्थ की मैं बात करूँ तो अंक का मतलब निशान भी होता है, एक प्रकार की गिनती की संख्या भी होती है, गोद भी होता है। तो ये सब जो है आपके ये अंक के ही अनेकार्थी हैं। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट वाले कि निम्न में से सही, निम्न युग्म में से कौन सी जोड़ी सही है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21। अब देखिए मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो देखो धरा और पृथ्वी दिया गया है, ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। मान और अपमान एक दूसरे के क्या है, विलोम है। और ये न्याय, न्याय ये भी विलोम है। अगर यहाँ पे भी ये विलोम दिया होता धरा पृथ्वी तब हम इसे अलग कर सकते थे। मेरे प्यारे भाई अचल और अचला जो है आपका ये अलग है। अब आप सोच रहे हैं ये क्यों अलग है? क्योंकि ये जो है एक समश्रुत भिन्नार्थक शब्द हैं। अचल का मतलब क्या होता है? स्थिर। अचल का मतलब क्या होता है भाई? स्थिर होता है। और अचला का मतलब क्या होता है? अचला का मतलब जो होता है ये होता है पृथ्वी। तो ये जो होता है ये होता है पृथ्वी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द क्या होगा? वह कवि जो तत्काल कविता करे इसके लिए एक शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22, उसे हम आशु कवि कहेंगे। डी उत्तर राइट होगा, आशु कवि। तो वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द आशु कवि होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित विकल्पों में से जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? जो भेदा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा अभेद्य। तो जिसे भेदा ना जा सके उसे हम अभेद्य कहेंगे। राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट है, कोणार्क का संधि विच्छेद क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 24 है, कोणार्क का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये हो जाएगा कोण धन अर्क, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। कोणार्क का संधि विच्छेद कोण धन अर्क होगा, दीर्घ स्वर संधि इसमें हो जाएगी। तो सी आंसर राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है? किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है? इसका आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अव्ययी भाव समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है। जिस समास में समस्त पद यानी प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग हो तथा दूसरा पद संज्ञा हो तो उसे हम अव्ययी भाव समास ही कहेंगे। जैसे कहा जाए यथाशक्ति, प्रतिलिपि, कुमार्ग, ये सब जो है अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, उन्होंने बोल उठे। इस वाक्य में त्रुटि पहचान कर शुद्ध वाक्य कीजिए। इसे सही से लिखना है। उन्होंने बोल उठे, इसको सही से लिखना है। अगर आप इसे सही से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? उन्होंने बोल उठे, वह ने बोल उठे, उसने बोल उठे, वह बोल उठे। तो राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर, वह बोल उठे। ये जो है आपका एक सही वाक्य हो जाएगा। ए आंसर परफेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट वाले, साहित्य में रस का क्या मतलब होता है?
साहित्य में रस का क्या मतलब होता है? 27 नंबर। तो साहित्य में रस का मतलब जो होता है ये होता है साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति, यानी साहित्य से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम साहित्य में रस कहते हैं। तो डी उत्तर आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे, साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति। राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डी आंसर। देखो रस का शाब्दिक अर्थ ही आनंद होता है, ये बात आप जानते ही हैं। तो किसी भी काव्य को पढ़ने, सुनने या फिर कहा जाए उसको पढ़ने से जिस भी आनंद की प्राप्ति होती है उसे हम रस कहते हैं। तो वही कि साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति को। मंगल भवन अमंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी, इस पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ है? देखिए अगर आप देखो तो मंगल भवन अमंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी एक चौपाई छंद है। चौपाई जो एक सममात्रिक छंद है। तो बी उत्तर राइट हो जाएगा आपका, चौपाई। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? सवाल समझिएगा, जिस या जिन पंक्तियों में एक ही या अनेक ही वर्गों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पे होता है छेक का अनुप्रास। तो सी आंसर राइट हो जाएगा, छेक का अनुप्रास। ये अनुप्रास अलंकार का ही उदाहरण है। साधारीकरण की व्याख्या में मधुमती की भूमिका की परिकल्पना किस विद्वान ने की है? साधारीकरण की व्याख्या में मधुमती की भूमिका की परिकल्पना किस विद्वान ने की है? श्याम सुंदर दास ने। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्याम सुंदर दास ने। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाए। अगला सवाल है आपके सामने, जबरदस्ती का मेहमान अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या होगा? जबरदस्ती का मेहमान, इसके लिए सही लोकोक्ति क्या होगी? ऊंची दुकान फीकी पकवान, ये नहीं होगा। अधिजल गगरी छलकत जाए, ये अल्प ज्ञान। आँख के अंधे नाम नैन सुख, ये गुण के विपरीत वाला है। तो मान ना मान मैं तेरा मेहमान, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, ये जो है आपका एक लोकोक्ति सही है। अर्थ इसका होता है ज़बरदस्ती मेहमान बनना। तो ये हो जाएगा आपका डी आंसर। नेक्स्ट है, पैसे से ही आदमी की इज्जत है के लिए निम्नलिखित में से उचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। पैसे से ही आदमी की इज्जत है, इसके लिए उचित लोकोक्ति क्या होगी? 32 नंबर सवाल है। अब देखिए अगर मैं बात करूं तो लिखा है पहले अपनी पगड़ी अपने हाथ, ये नहीं, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि अपनी प्रतिष्ठा अपने हाथ में है, तो ये नहीं होगा। होनहार बिरबान के होते चिकने बात, इसका मतलब है कि बचपन से ही जो अच्छे होते हैं उनके लक्षण दिखाई देने लगते हैं, तो ये भी नहीं होगा। जैसी तेरी कामरी वैसी मेरी गीत, तो ये भी नहीं होगा, मतलब जैसा दोगे वैसा लोगे, इसका मतलब ये है। तो जर है तो नर है, नहीं तो खंडहर, ये जो है आपका राइट हो जाएगा। तो जर है तो नर है, नहीं तो खंडहर, पैसे से ही आदमी की इज्जत है, इसका मतलब यही है। तो डी उत्तर राइट हो जाएगा। किशोरीलाल गुप्त की पुस्तक हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, इसमें से किस पुस्तक का अनुवाद है? राइट उत्तर हो जाएगा द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के लिए ए बी सी डी में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अब देखिए पहले, हाँ ये सही है भाई, ये वाला आपका सही है, क्योंकि इसके पहले जो गद्यांश करते थे ना उसमें आपका दिया गया था भरने वाला, तो थोड़ा सा वो बहुत दिक्कत करता था। देखिए गद्यांश पढ़ते हैं। पुराणों में देखा गया है कि तप देवता करते हैं, राक्षस भी। जिस किसी को भी कुछ भी सिद्धि प्राप्त करनी है तप के बिना कोई चारा नहीं है। उसमें उसकी नीयत अगर सात्विक रही तो उसका और दुनिया का भला होता है, अगर उसकी नीयत बुरी रही तो वह सारी दुनिया का नाश भी कर सकता है। मनुष्य ने एटम बम, हाइड्रोजन बम जैसे अस्त्र तैयार किए, ये सब मनुष्य की तपस्या का ही फल है। इस असुरी तपस्या से दुनिया का तो नुकसान होता ही है, लेकिन ऐसी तपस्या करने वाला स्वयं आत्मनाश की तैयारी करता है। अब देखिए समझिएगा, कोई चारा नहीं है, इसका मतलब क्या है? ये गद्यांश जो दिया गया इसके हिसाब से कोई चारा नहीं है, इसका मतलब क्या है? मतलब कोई दूसरा रास्ता ना होना। तो बी उत्तर राइट हो जाएगा आपका, कोई भी दूसरा रास्ता ना होना। नियत शब्द से क्या तात्पर्य है? नियत का मतलब क्या है?
तो देखिए समझिएगा, नियति का मतलब जो होता है ये इरादा है, तो ए आंसर राइट हो जाएगा, इरादा। सात्विक नियत से क्या मतलब होता है, या फिर सात्विक नियत से क्या होता है? गद्यांश के अनुसार सात्विक नियत से होता है दुनिया का भला, तो सी उत्तर राइट हो जाएगा, दुनिया का भला। आसुरी तपस्या से मनुष्य ने क्या बनाया है? आसुरी तपस्या से मनुष्य ने क्या बनाया है? राइट हो जाएगा एटम बम, तो बी उत्तर राइट हो जाएगा आपका, एटम बम। मेरे प्यारे भाई, वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले या फिर और आगे सेट को हल करने से पहले आप सभी के लिए एक अच्छी खबर है। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पर एक ई बुक देख पा रहे होंगे। ये ई बुक जो है स्पेशल फॉर यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए है, जिसमें आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग पूरा कंप्लीट मिलेगा। खास बात तो ये है कि इसका दाम 99 रुपये है, लेकिन ये अभी आपको 60% डिस्काउंट के साथ मात्र 39 रुपये की मिल रही है। मेरे प्यारे भाई, ई बुक की खास बात यह है कि जितने भी क्वेश्चन है एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, एंड जो ई बुक है ये पूरी की पूरी इमेज और कलरफुल के साथ है। तो मैं पहले इसका डेमो पेज दिखा देता हूँ, फिर आगे मैं बात करता हूँ। तो आप यहाँ पर इस ई बुक का एक बार डेमो पेज बेहतरीन तरीके से देख लीजिए। जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं और अपडेटेड क्वेश्चन रखे गए हैं। ई बुक जो है पूरी की पूरी इमेज एंड कलरफुल के साथ है, 418 पेज की। गारंटी के साथ कहा जा सकता है कि अगर आप इस ई बुक को एक बार अच्छे से दिल दिमाग के साथ पढ़ लेते हो तो फिर आपको किसी के भी कोई भी कोर्स की ज़रूरत नहीं। अगर है ज़रूरत तो केवल एक बार अच्छे से पढ़ने की। तो मेरे प्यारे भाई, अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर 8948667652 इस पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा। यहाँ से आपको ये ई बुक मात्र 39 रुपये की मिल जाएगी। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके इस ई बुक के बारे में जानकारी ले लीजिएगा। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले सेट की। अगला सेट आपका स्टार्ट है। इस सेट में हम पहले सवाल को देखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं एक वीडियो में 2 सेट कंप्लीट करता हूँ। पहला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल दीर्घ स्वर नहीं है? इसमें से कौन सा एक मूल दीर्घ स्वर नहीं है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बताइएगा राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो इसमें से मूल दीर्घ स्वर नहीं है। देखो, आ, उ और ई ये दीर्घ स्वर है। ओ जो है ये नहीं है, तो डी उत्तर राइट हो जाएगा। ओ जो है आपका ये मूल और दीर्घ स्वर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? क्वेश्चन नंबर 2, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? देखिए समझिएगा, नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पहला ही गलत है, क्योंकि नहीं के बाद यहाँ पे अल्प विराम लगना चाहिए। तो नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा, इस तरीके से शुद्ध वाक्य होगा। मैं क्या कहता हूँ ये सही है। महक, रागिनी, श्वेता आदि भी आई हैं, ये सब अब गाना गाएंगी, ये भी सही है। उसने पूछा तुम कहाँ थे, ये भी सही है। तो यहाँ पे नहीं के बाद अल्प विराम लगना चाहिए था, पहला गलत था, तो पहला ही राइट होगा। रहीम किस तरह की संज्ञा है? नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। रहीम किस तरीके की संज्ञा है? रहीम जो एक प्रकार का व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, तो ए आंसर राइट हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। रहीम जो है क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। ए आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किसी भी वस्तु, स्थान या फिर व्यक्ति के केवल विशेष नाम का जो बोध करवाए उसे हम व्यक्तिवाचक कहेंगे, तो ए आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द अन्य पुरुष का उदाहरण है? अन्य पुरुष का उदाहरण इसमें कौन सा है? देखिए, अन्य पुरुष की मैं बात करूँ तो पुरुषवाचक का ही एक ये भेद है, और इसमें उसने जो है आपका ये अन्य पुरुष हो जाएगा। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें से किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा। समझिएगा, पहला देखिए, ये चांदी खोटी है, तो खोटी आपका विशेषण हो जाएगा। लखनऊआ चिकन की विदेशों में मांग है, तो लखनऊआ जो है आपका ये विशेषण हो जाएगा। जंगली जानवर आक्रामक होते हैं, क्या होते हैं? आक्रामक होते हैं, ये भी विशेषण हो जाएगा। तो भगवान कृपा करते हैं, ये आपका जो है ये विशेषण नहीं है। डी उत्तर राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? अब अकर्मक नहीं है मतलब इसमें सकर्मक क्रिया किस में है? सूरज भान आता है, सूरज भान आता है, सूरज भान आता है, इसमें अकर्मक क्रिया है। सरोज खाती है, क्या खाती है? इसको भी पता चल जाएगा, बट ये अब पता नहीं है, अभी के लिए तो नहीं है, तो ये आपका अकर्मक हो जाएगा। राहुल काम करता है, क्या करता है? काम करता है, तो ये आपका राइट हो जाएगा, ये आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा। मोहन खाएगा, ये भी नहीं है, तो सी आंसर राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है?
रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? सही उत्तर हो जाएगा आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है, इसमें से एक युग्म अशुद्ध है मतलब गलत है, वो कौन सा है? तो अशुद्ध युग्म आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, गूंगा का गूंगी और घोड़ा का घोड़ी और गोप का गोपी, लेकिन कुंजड़ा का कुंजड़ी, ये गलत है। क्योंकि आप जानते हैं कि कुंजड़ा का कुंजड़ी नहीं होता है, कुंजड़ा का जो होता है ये कुंजड़िन होता है, तो ये कुंजड़ा का कुंजड़िन होगा, कुंजड़िन। ठीक है, ये इस तरीके से होगा भाई, कुंजड़िन। तो ये कुंजड़ा का कुंजड़ी नहीं होता, डी आंसर राइट होगा। इसमें से एक शब्द के रूप में एक वचन और बहुवचन में समान नहीं पाए जाते, वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए समझिएगा, अगर मैं बात कहूँ तो पानी ये एक वचन और बहुवचन दोनों में समान होता है, वर्षा ये भी समान होता है, प्रेम भी आपका समान होता है, तो इनमें से कोई नहीं है, मतलब सब कुछ सही है, तो डी उत्तर राइट होगा। राम गया इस वाक्य में कौन सा काल है? राम गया इस वाक्य में कौन सा काल है? क्वेश्चन नंबर 10 राइट उत्तर हो जाएगा सामान्य भूतकाल। राम गया इस वाक्य में सामान्य भूतकाल है, तो ए आंसर राइट हो जाएगा आपका सामान्य भूत। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 रोगी चल नहीं सकता का भाववाच्य में रूपांतरण क्या होगा? रोगी चल नहीं सकता, इसका भाववाच्य में रूपांतरण क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 राइट उत्तर हो जाएगा रोगी से चला नहीं जाता, ए आंसर राइट हो जाएगा आपका रोगी से चला नहीं जाता। सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इस वाक्य में कर्ता क्या है? सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें कर्ता क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 बताएंगे राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा चिट्ठियां, डी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा चिट्ठियां। नेक्स्ट वाले एक तद्भव शब्द है, इसमें से एक तद्भव शब्द क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अगर मैं तद्भव शब्द की इसमें बात करूं तो जो अटल है आपका ये तद्भव शब्द हो जाएगा। बाकी जो दिया गया है आतुर, अतिथि, अजीर, ये जो है तत्सम शब्द हैं, तो अटल आपका तद्भव शब्द हो जाएगा, ए आंसर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। इसका आंसर आप बताएंगे 14 नंबर बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, अवतार में अवय, संभव में सम है और प्रकृति में प्रयोग उपसर्ग, पवित्र में नहीं है, तो यहाँ पे डी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चिल्लाहट में प्रत्यय बताइए, क्वेश्चन नंबर 15 चिल्लाहट में प्रत्यय बताइए, राइट उत्तर क्या होगा? देखो, चिल्लाहट में आहट प्रत्यय हो जाएगा, तो डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा आहट प्रत्यय। चिल्लाहट में आहट प्रत्यय हो जाएगा, और ये जो आहट प्रत्यय कृत प्रत्यय है, जबकि चिल्ला जो है आपका कृदंत हो जाएगा, तो आहट आपका डी आंसर राइट होगा। निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्म में से असंगत या गलत कौन सा है? 16 नंबर सवाल। देखो, अमृत का विष, अनुकूल का प्रतिकूल और आयात का निर्यात, आविर्भाव का विभाव, ये गलत है। क्योंकि आप एक बात अच्छे से जानते हो कि आविर्भाव का तिरोभाव होता है, तो ये आपका हो जाएगा गलत, तो डी आंसर राइट होगा। आदि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? आदि का विलोम शब्द क्या होगा? 17 नंबर सवाल। आदि का विलोम शब्द क्या होगा? आदि का जो विलोम होगा ये अंत होगा, तो बी उत्तर राइट हो जाएगा अंत। निम्न में से कौशल और चातुर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? कौशल्य और चातुर्य का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? देखिए, मैं बात करूँ तो पटुता, दक्षता, प्रवीणता ये है, सुरसरिता जो है नहीं है, तो डी आंसर राइट हो जाएगा। इसमें से विकल्प में से पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। कौन सा पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, मतलब गलत कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अगर मैं बात करूँ तो पहला देखिए जलधि और अम्बुधि, ये गलत है। क्योंकि जलधि जो होता है ये किसका है? ये समुद्र का है, और अम्बुध जो है बादल का है, तो ये पहले ही गलत है। जलधि समुद्र का है और अम्बुध बादल का है, तो ये परस्पर गलत है। सरोवर, पुष्कर, तालाब, फणी, उरग ये आपका अलग है, और पुरंदर, अमृतपति इंद्र का हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द अली का शब्द का अर्थ है? अली का अर्थ बताएंगे। अली, अली नहीं है। अगर अली दिया गया है तो मतलब इसका हो जाएगा भ्रमर, और अगर अली लिखा होता है इस तरीके से तो इसका मतलब जो होता है ये होता है सहेली। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला है सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? आकर और आकार। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 समझिएगा, आकर और आकार। अगर मैं आकर की बात करूँ तो ये खान होता है, और आकार का मतलब आकृति, तो ये सही है। कुल और कूल, देखिए कुल जो है ये आपका वंश हो जाएगा, और कूल जो है आपका एक किनारा होता है, शीतल नहीं होता, तो ये गलत दिया गया है। फिर देखिए निर्जर और निर्झर,
देखिए निर्झर का मतलब तो होता है ये देवता, शून्य नहीं होता। निर्झर का मतलब झरना, ये तो सही है। सर और सर, देखिए जो सर लिखा है इसका मतलब होता है बाण, और सर का मतलब भला आदमी नहीं तालाब होता है, तो ये गलत दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि आशुभाषण का क्या अर्थ है। आशुभाषण का अर्थ बताएंगे क्वेश्चन नंबर 22। किसी भी विषय पर तत्काल बोलना आशुभाषण कहलाएगा। सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, किसी भी विषय पर तत्काल बोलना। अगला स्थान है कि अंक में स्थान पाया हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। अंक में स्थान पाया हुआ है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23, अंक में स्थान पाया हुआ मतलब इसका अंकस्थ हो जाएगा। सी उत्तर राइट हो जाएगा, अंकस्थ। नेक्स्ट सवाल है कि भोजनालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। भोजनालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। राइट उत्तर हो जाएगा भोजन धन आलय, ए आंसर राइट हो जाएगा भोजन धन। तो देखिए भोजनालय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, भोजन धन आलय, ए आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि हर रोज में कौन सा समास है। 25 नंबर है, हर रोज में कौन सा समास है। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा आपका अव्ययी भाव, क्योंकि इसमें हर जो है आपका ये उपसर्ग लग चुका है, नहीं अव्यय लग चुका है, तो ए आंसर राइट हो जाएगा अव्ययी भाव। हर रोज में अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ए आंसर परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है हम और तुम और श्याम को अवश्य जाना है, उक्त वाक्य में कौन सा भाग गलत है। क्वेश्चन नंबर 26। राइट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा हम और तुम। देखिए अगर मैं बात करूँ इसमें, तो इसके स्थान पर हम और तुम जो होगा ये सही होगा। तो हम के बीच में तुम, हम और तुम के बीच में और जो है ये गलत है। हम तुम और श्याम को अवश्य जाना है, ये सही होगा। तो ए आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंधित है। सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रस। सहृदय की जो अवधारणा है ये रस संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दी गई पंक्तियों में छंद बताइए। सुनसिए सत्य आशीष हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। इसमें आपको छंद बताना है। मात्रा अगर आप लगाएंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मतलब 16 मात्राएं आ रही हैं। तो यहाँ पे चौपाई हो जाएगा। राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर। चौपाई जो है आपका ये एक सममात्रिक छंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, तो ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती। इस पंक्ति में करुणा कलित अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार है। देखिए अनुप्रास अलंकार है, ये बात आप तो अच्छे से जानते हो, लेकिन इस अनुप्रास अलंकार में भी कौन सा भेद है, क्योंकि अनुप्रास अलंकार के भी भेद होते हैं, ये बात आप जानते ही हो मेरे प्यारे भाई। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, श्रुत्यानुप्रास, लटानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, छेकानुप्रास और इसके अलावा अंत्यानुप्रास। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो करुणा कलित में छेकानुप्रास हो जाएगा। डी उत्तर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 है, खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है। राइट उत्तर हो जाएगा बिहार की राजधानी पटना में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 9 दिन चले अढ़ाई कोस से क्या तात्पर्य है। 9 दिन चले अढ़ाई कोस, इससे क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 31। राइट हो जाएगा अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना, यानी डी उत्तर राइट हो जाएगा अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्तियों का सही अर्थ वाला विकल्प है। प्रभुता पाई काहू मद नाही, प्रभुता पाई काहू मद नाही, इस पंक्ति या फिर इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, इसका आंसर आपको बताना है। राइट उत्तर क्या हो जाएगा, मतलब शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है, ये राइट हो जाएगा। ए आंसर आपका राइट होगा। साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब इनमें से किसने कहा है। साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब इनमें से किसने कहा है, इसका आंसर आप बताएंगे। 33 नंबर सवाल। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने।
वी आंसर राइट आंसर हो जाएगा आपका रामचंद्र शुक्ल ने। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके आधारित प्रश्न का सटीक उत्तर देना है। तो मैं इस गद्यांश को एक बार जल्दी से पढ़ देता हूँ। साहित्यिक समन्वय से हमारा तात्पर्य साहित्य में प्रदर्शित सुख दुख, हर्ष विषाद, उत्थान पतन आदि विरोधी तथा विपरीत भावों के समीकरण तथा एक अलौकिक आनंद में उनके विलीन हो जाने में है। साहित्य के किसी अंश को लेकर देखिए, सर्वत्र यही समन्वय दिखाई देगा। भारतीय नाटकों में ही सुख और दुख के प्रबल घात प्रतिघात दिखाई गए हैं, पर सबका अवसान आनंद में ही किया गया है। इसका प्रधान कारण यह है कि भारतीयों का ध्येय सदा से जीवन का आदर्श स्वरूप उपस्थित करके उसका उत्कर्ष बढ़ाने और उसे उन्नत बनाने का रहा है। वर्तमान स्थिति से उसका इतना संबंध नहीं है जितना भविष्य की संभाव्य उन्नति से है। हमारे यहाँ यूरोपीय ढंग के दुखांत नाटक इसलिए दिखाई नहीं पड़ते हैं। यदि आजकल ऐसे नाटक दिखाई पड़ने लगे हैं तो वे भारतीय आदर्श से दूर और यूरोपीय आदर्श के अनुकरण मात्र हैं। इस गद्यांश से रिलेटेड सवाल है, भारतीय नाटकों में दिखाया गया है क्या? भारतीय नाटकों में क्या दिखाया गया है? सुख दुख का प्रबल प्रतिघात। राइट उत्तर होगा डी आंसर। भारतीयों का सदा से ध्येय क्या रहा है? 35 नंबर है कि भारतीयों का सदा से ध्येय क्या रहा है? जीवन का आदर्श स्वरूप उपस्थित करके उसका उत्कर्ष बढ़ाकर उसे उन्नत बनाना। डी आंसर राइट होगा। सुख दुख के प्रबल प्रतिघात का अवसान भारतीय नाटकों में किया गया है। किसमें? 36 नंबर सवाल है, आनंद में। डी उत्तर राइट हो जाएगा, आनंद में। लास्ट है, साहित्यिक समन्वय से अभिप्राय क्या है? साहित्यिक समन्वय से क्या अभिप्राय है? राइट उत्तर हो जाएगा विरोधी तथा विपरीत तत्वों के समीकरण और अलौकिक आनंद में उनका विलीन होना। तो सी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। सो गाइज यहाँ पे आपके 2 सेट हिंदी के कंप्लीट हो चुके, मतलब 74 क्वेश्चन मैंने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आई होप ये आज की हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है। मेरे प्यारे भाई, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो बेनिफिट आपको मिलेगा, जब भी कोई क्लास होगी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास में जितना इसकी PDF मैं टेलीग्राम पे भेज दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसकी PDF को ले लीजिएगा। मिलते हैं इसके बाद एक नई खास वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।